नमस्कार, साथ की बड़ी बात में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया वक्फ संशोधन बिल। राज्यसभा में बिल के पक्ष में पड़े 98 वोट। अब राष्ट्रपति को भेजा जाएगा वक्फ बिल। आज प्रधानमंत्री मोदी के थाईलैंड दौरे का दूसरा दिन। आज छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। थाईलैंड के राजा से भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे खास मुलाकात। आज देर शाम रायपुर आएंगे गृहमंत्री अमित शाह। कल दंतेवाड़ा के लिए होंगे रवाना। बस्तर पंडुम कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सूरजपुर में आज मां कुदरगढ़ देवी धाम जाएंगे सीएम साय। कुदरगढ़ महोत्सव के समापन समारोह में होंगे शामिल। आज ग्वालियर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। दिल्ली में पार्टी हाईकमान से कर सकते हैं मुलाकात। इंदौर के बेलेश्वर बावड़ी हादसे में दोनों आरोपी कोर्ट से बरी। हादसे में हुई थी 36 लोगों की मौत। 30 मार्च 2023 को रामनवमी के दिन हुआ था हादसा। हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं 7 बजे की दूसरी बड़ी खबरों पर। तो पहली खबर यही है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन पर राज्यसभा की मोहर लग गई है। दूसरी खबर पर आते हैं। राहुल गांधी बिहार कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के साथ आज बैठक करेंगे। अब तीसरी खबर पर वक्फ संशोधन बिल के विरोध में जेडीयू के प्रदेश महासचिव ने इस्तीफा दे दिया है। चौथी खबर, इजराइल ने गाजा के 2 स्कूलों पर बम बरसाए हैं। 33 लोगों की मौत हुई है। पांचवी खबर, टैरिफ के ऐलान के बाद अमेरिकी बाजार 6% गिर गया है। छठी खबर, आईपीएल में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच महामुकाबला है। 7वीं, छत्तीसगढ़ समेत 17 राज्यों में आंधी का अलर्ट जारी कर दिया है। और सबसे बड़ी खबर तो आज यही है कि वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा से भी पास हो गया। थोड़ी यहां मुश्किलें लग रही थी, लेकिन राज्यसभा से ही पास हो गया है। यानी अब यह कानून की शक्ल ले लेगा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद ही। यहां भी लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी 12 घंटे लंबी चर्चा हुई। उसके बाद राज्यसभा में यह बिल पास हुआ वोटिंग के माध्यम से। वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े। वक्फ संशोधन बिल के विपक्ष में, यानी यह बिल नहीं चाहिए, इसके पक्ष में 95 वोट पड़े। यानी ये बिल नहीं चाहिए, बिल चाहिए 128। और पता है हमारी राज्यसभा कितने बजे तक काम कर रही है? हो सकता है कि आप उस वक्त, हो सकता है क्या, कंफर्म है, जब आप गहरी नींद में सो रहे होंगे। गहरी नींद में सो रहे होंगे, यानी रात 2:36 पर राज्यसभा में यह बिल पास हुआ है। बिल पर अपने हस्ताक्षर करेंगे, ये कानून की शक्ल लेगा, यानी कानून बन जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह कानून बनेगा। बहुत तीखी बहस हुई, विपक्ष की तरफ से भी बहुत तर्क रखे गए, चाहे संजय सिंह हो, इमरान प्रतापगढ़ी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो। इन्होंने इस बिल को आड़े हाथों लिया और अपने तर्क दिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहां तक कह दिया कि आप राम मंदिर के ट्रस्ट में कितने मुस्लिमों को रखेंगे? आपने तो मुझ जैसे गरीब दलित को भी नहीं रखा। ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान था, उनका यह बयान सामने आया था। यानी यहां भी तीखी बहस देखने को मिली, जिस तरह से लोकसभा में देखने को मिली थी। लोकसभा में तो एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की कॉपी फाड़ दी थी और तर्क दिया था कि मैं महात्मा गांधी की तरह ये कर रहा हूं। यानी अब वक्फ संशोधन बिल में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया है। अब ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और कुछ ही दिन में ये कानून बन जाएगा। देखो, ये उनका इंटरप्रिटेशन है। हमारा इंटरप्रिटेशन जो है हमने उनके सामने रखा, लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं
तो इसका मतलब है कि पहले से वो नकारात्मक स्टैंड लिए हैं, वो उसको आगे चला रहे हैं। तो पारित तो हो गया है अब, और बहुमत इतनी ज़्यादा भी नहीं है, 128 उनके पक्ष में और 95 हमारे पक्ष में। और इससे साफ जाहिर है कि जो समाज में बंटवारे की राजनीति हो रही है, उससे समाज का नुकसान होगा और देश का नुकसान होगा। संसद ने फार्म लॉज भी पास किए थे, बड़ी लंबी बहस हुई, बहुत मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन विपक्ष ने भी किया। सत्ता पक्ष के साथ दिक्कत क्या है ना, जो कि मैंने अपनी बातचीत में भी कही, एक संजीदगी, एक बड़ा हृदय दिखा करके आप पूरे डॉग विसिल को आधार बना करके जो करने की कोशिश कर रहे थे, वो कतई उचित नहीं था। मुस्लिम समाज जो वास्तव महिला है, जो गरीब है, जो पिछड़े हुए हैं, जो उनका इसमें कल्याण होगा। शायद ये पता था, तभी इस चर्चा में ना तो राहुल जी बोले, ना प्रियंका जी बोली, ना सोनिया जी बोली। वो उनका पता ही नहीं चला कि वो पक्ष में है कि विपक्ष में है। वक्फ बिल पास होने पर जश्न मनाया गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने जश्न मनाया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जश्न मनाया गया। समर्थकों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। ये देखिए, वक्फ संशोधन बिल जैसे ही पास हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। यहां पर जश्न मनाया गया है और दीप जलाए गए हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया गया है। मुस्लिम समाज के लोगों ने धन्यवाद दिया है। और अब आपको थाईलैंड लेकर चलते हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड दौरे पर हैं। आज बिम्स्टेक समिट में वो हिस्सा लेंगे। बिम्स्टेक में भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है और म्यांमार के साथ थाईलैंड ये सदस्य हैं। कल रात प्रधानमंत्री मोदी डिनर में शामिल हुए। थाईलैंड की प्रधानमंत्री सीनावात्रा ने डिनर का आयोजन किया था। सभी मेहमानों के लिए डिनर का आयोजन था। मोदी का थाईलैंड दौरा ऐसे समय हो रहा है जब थाईलैंड 28 मार्च को आए भूकंप की त्रासदी से जूझ रहा है। मोदी ने इस मौके पर थाई रामायण का मंचन भी देखा। थाईलैंड में रामायण को रामाकेन के नाम से जाना जाता है। रामायण और राम को मानने वाले सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में हैं। अब रामायण कहिए, रामाकेन कहिए, बात एक ही है, भाव एक ही है। भोपाल से खबर यह है कि 11 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आ सकते हैं। अशोकनगर की आनंदपुर में आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आनंदपुर ट्रस्ट में आने का दौरा उनका प्रस्तावित है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को आनंदपुर में तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएम दोपहर 1:10 पर आनंदपुर ट्रस्ट हेलीपैड पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे आनंदपुर हेलीपैड से ग्वालियर के लिए रवाना होंगे। यानी कुल मिलाकर खबर यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को मध्य प्रदेश आ सकते हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं चूंकि खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सीएम दोपहर 1:10 पर आनंदपुर ट्रस्ट हेलीपैड पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे आनंदपुर हेलीपैड से ग्वालियर के लिए रवाना हो जाएंगे। खबर भोपाल से है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के जो कार्यक्रम है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज वो दतिया, अशोकनगर और दिल्ली जाएंगे। यानी दिल्ली जाने का भी उनका कार्यक्रम लगा हुआ है। सुबह 10:50 पर दतिया में पीताम्बरा पीठ के दर्शन करेंगे। दतिया में धन्यवाद सभा का भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव आयोजन करेंगे। दोपहर 1:10 पर अशोकनगर के आनंदपुर ट्रस्ट पहुंचेंगे, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है। आनंदपुर ट्रस्ट में पीएम मोदी का 11 अप्रैल का दौरा प्रस्तावित है।
पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे। फिर दिन दोपहर 2:50 पर ग्वालियर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में पार्टी हाईकमान से मुलाकात उन्हें करनी है। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी से खबर यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। आज रात 9:30 बजे वो रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। कल सुबह 11 बजे रायपुर से दंतेवाड़ा जाएंगे। दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे अमित शाह। दर्शन के बाद बस्तर पंडुम के समापन समारोह में उन्हें शामिल होना है। बस्तर में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी वो मुलाकात करेंगे। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर के जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे वो। बस्तर में जवानों से भी मुलाकात करेंगे अमित शाह। फिर कल शाम 4:15 पर जगदलपुर से रायपुर आएंगे। गृह मंत्री रायपुर के निजी होटल में बड़ी प्रशासनिक बैठक भी करेंगे और रात 8 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। यानी गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ का जो दौरा है वो 2 दिवसीय दौरा है और इस दौरान वो डोंगरगढ़ भी जाएंगे। सूरजपुर से खबर है, सीएम साय आज मां कुदरगढ़ देवी धाम जाएंगे। कुदरगढ़ महोत्सव के समापन समारोह में उन्हें शामिल होना है। सीएम साय आज कुदरगढ़ देवी धाम जाएंगे। कुदरगढ़ महोत्सव के समापन समारोह में उनको शामिल होना है, शिरकत करना है। बैक टू बैक कई कार्यक्रम लगे हुए हैं और आज ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आना है। दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जिला अध्यक्षों की बैठक की गई। 17 साल बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जिला अध्यक्षों से बात की है। बैठक में जगदलपुर, रायगढ़ के जिला अध्यक्षों ने कहा कि जब संगठन चुनाव लड़ता है तब कांग्रेस को सफलता मिलती है। पिछली बार सत्ता के नेतृत्व में चुनाव लड़े तो हमें हार का सामना करना पड़ा। बैठक के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बताया कि जिला अध्यक्षों को प्रेजेंटेशन दिखाया गया। कांग्रेस की प्रॉपर्टी के बारे में बैठक में जानकारी दी गई। जिला अध्यक्षों से कहा गया कि कांग्रेस की प्रॉपर्टी से पार्टी फंड बढ़ाने की कोशिश करें। संगठन और संरचना और ट्रेनिंग पर प्रेजेंटेशन हुआ। सोशल मीडिया और मीडिया को लेकर भी जिला अध्यक्ष को प्रेजेंटेशन दिया गया। बैठक में जिला अध्यक्षों को आगामी चुनाव में टिकट वितरण और संगठन की नियुक्तियों में जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार रहने को कहा गया। हमारे नेताओं ने, हमारे नेतृत्व ने एक बात पर बड़ा जोर दिया कि डीसीसीज को, जिला कांग्रेस कमिटीज को अब बहुत ताकत देने जा रहे हैं, बहुत पावर उनका बढ़ाने जा रहे हैं और बढ़ी हुई ताकत के साथ, बढ़े हुए पावर के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ने जा रही हैं। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने सभी जिलाध्यक्षों को बुलाकर रायशुमारी की बात की है कि हम आने वाले समय में संगठन को किस तरीके, आने वाले समय में संगठन का ढांचे में परिवर्तन होगा, मुझे ऐसा लगता है, और एक नई जिम्मेदारियों के साथ जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां की जाएगी और संगठन को मजबूत करने के लिए आने वाले अधिवेशन के बाद इसमें एक परिपक्व निर्णय लिया जाएगा। झारखंड के बोकारो में बड़ा बवाल हो गया है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई है। पुलिस से झड़प में एक की मौत हुई है और कई जख्मी हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में आग लगा दी है। झारखंड के बोकारो की ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर बड़ा बवाल हुआ है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई है। पुलिस से झड़प में एक की मौत हुई है, कई घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में आग भी लगा दी है। मुंबई के फिनिक्स मॉल में आग लग गई है। मॉल की छत पर भीषण आग लगी है। आग लगने के बाद मॉल को खाली कराया गया है। किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है, लेकिन मुंबई का फिनिक्स मॉल जो है बहुत बड़ा मॉल है, वहां की छत पर आग लगी है। आग लगने के बाद एहतियातन मॉल को खाली कराया गया। हालांकि यहां पर किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है और यही एक राहत की बात है।
खंडवा के कोंडावत गांव में पुराने कुएं की सफाई के दौरान 8 लोगों की मौत हो गई। ग्रामीण इस कुएं में साल भर पूजा पाठ और प्रतिमाएं विसर्जित करते थे। बताया जा रहा है कि गणगौर के दौरान ज्वार विसर्जित करने के पहले ये लोग कुएं की सफाई करने उतरे थे। सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से ये लोग बेहोश हो गए और कुएं में दलदल के बीच फंसते चले गए। ग्रामीणों के मुताबिक पहले 2 युवक उतरे थे, उन्हें बचाने के चक्कर में बारी बारी से 6 और लोग कुएं में उतर गए। घटना शाम 4:30 बजे के आसपास की है। घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया है। जानकारी मिलते ही प्रशासन और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची। रात 9 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। सभी 8 लोगों के शव बाहर निकाले गए। इसमें 25 वर्ष से 48 वर्ष तक की उम्र के लोग शामिल हैं। जिला प्रशासन ने मृतकों के परिजन को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। पंधाना के विधायक छाया मोरे भी मौके पर पहुंची और उन्होंने शोक व्यक्त किया। ये हादसा हो गया सर, ये सफाई के हिसाब से बच्चा एक गया था अंदर, ये कुएं की सफाई करने, माताजी ठंडी करने। वो जैसा ही गया गैस में वो चले गया अंदर। वो दूसरा बचाने के हिसाब से गया, तीसरा गया, चौथा गया, 5वां गया, 6वां गया, 7वां और 8 हादसे हो गए सर। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो दुखद आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को दुख सहन करने की क्षमता शक्ति दे। जो भी राज्य सरकार से सहायता होगी वो बिल्कुल दिलाऊंगी। सूचना पर तत्काल एक्शन लेते हुए पुलिस प्रशासन एवं एसडीआरएफ की टीम के द्वारा यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 8 बॉडीज़ को रिकवर कर लिया गया है और उनको छेगांव माखन हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम रूम में भिजवा दिया गया। डूबने की मृत्यु से मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 4 लाख रुपए की मदद प्रत्येक परिवार को की जाती है। उसका प्रकरण कल सुबह ही बनाकर इसकी राशि का आवंटन किया जाए। इंदौर के बेलेश्वर महादेव मंदिर बावड़ी हादसे में 36 लोगों की मौत के मामले में 2 साल लंबी जांच के बावजूद किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सका है। गुरुवार को अपर सत्र न्यायालय ने इस मामले में आरोपी बनाए गए मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सेवाराम गलानी और सचिव मुरली सबनानी को बरी कर दिया। पुलिस ने इस मामले में कमजोर चालान पेश किया और यही सबसे बड़ी लापरवाही रही, जिसमें आरोपियों के खिलाफ ठोस प्रमाण नहीं थे। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अवैध निर्माण से हादसा हुआ, लेकिन इसे रोकने में प्रशासन और नगर निगम की भूमिका को जांच में शामिल नहीं किया गया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बावड़ी पर हुए अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम या प्रशासन के किसी भी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की गई। हादसे के बाद दायर की गई जनहित याचिका और मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट भी 1 साल तक सार्वजनिक नहीं की गई थी। जब अदालत ने प्रशासन को फटकार लगाई तब जाकर रिपोर्ट पेश की गई थी। पुलिस ने हादसे के 3 दिन के भीतर 25 मार्च 2024 को पुलिस ने चालान पेश कर दिया, जिसमें मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट को आधार बनाया गया, लेकिन इस रिपोर्ट में प्रशासन और नगर निगम की लापरवाही पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी। रायपुर के पंडरी स्थित श्री शिवम कपड़ा शोरूम में लाखों रुपए की चोरी में बड़ा खुलासा हुआ है। इस चोरी को शातिर 3 सदस्यीय गैंग ने अंजाम दिया। IBC24 को मिले एक्सक्लूसिव सीसीटीवी में 3 शातिर चोर शोरूम के पीछे की गली से चोरी करते दिख रहे हैं। आप भी देखिए, ये 31 मार्च और 1 अप्रैल की दरमियानी रात में हुई इस चोरी को बड़े ही शातिराना तरीके से इन लोगों ने अंजाम दिया। अब तो ये कैमरे में कैद कर लिए गए हैं और बहुत जल्द इन्हें पकड़ भी लिया जाएगा। 3 सदस्यीय गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया है। छत्तीसगढ़ में महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के बाद, आपको बता दें कि महादेव सट्टा ऐप के बाद गजानन सट्टा ऐप का खुलासा हुआ है। रायपुर में तिल्दा के एक मकान से हर्ष पंजवानी नाम के एक सटोरिये को गिरफ्तार किया गया, जो अलग अलग कंपनियों के स्मार्टफोन के जरिए सट्टा सिस्टम का सेटअप तैयार कर IPL मैच पर दांव लगवा रहा था। आरोपी के पास से 4 मोबाइल फोन, 60,000 कैश, चेकबुक,
पासबुक, एटीएम कार्ड और सट्टा के पैसों के हिसाब किताब का एक रजिस्टर मिला है। रायपुर क्राइम ब्रांच और थाना तिल्दा नेवरा पुलिस के इस ज्वाइंट एक्शन के बाद सटोरियों की नींद उड़ गई है। पुलिस आरोपी सटोरियों से पूछताछ में जुटी है और गजानन ऐप को बंद करवाने की कवायद शुरू कर दी गई है। हैदराबाद में जोरदार बारिश से जल जमाव की स्थिति हो गई है। सड़कों और गलियों में पानी भर गया है, जगह जगह पानी भरा है। लगातार जनजीवन जो है बारिश की वजह से अस्त व्यस्त हो गया है। ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा सीज़न है कि बारिश का हो, लेकिन आप जान रहे हैं तो भीषण गर्मी का है और हैदराबाद में भी बहुत गर्मी पड़ती है। लेकिन यहाँ बारिश हुई और उस बारिश की वजह से क्या स्थिति हुई। हालांकि हैदराबाद साफ सुथरे शहरों में इसकी गिनती होती है, बहुत साफ सुथरा रहता है, लेकिन देखिए जल जमाव की स्थिति यहाँ भी है। चाहे यहाँ हो, मुंबई हो, दोनों बड़े हाईटेक शहर हैं, लेकिन जल जमाव से ये दोनों शहर भी परेशान ही हैं। अब आपको केरल में लेके चल रहा हूं। केरल के पलक्कड़ में बड़ा आयोजन हुआ है। वार्षिक त्योहार निन्मारा वेला में आतिशबाजी हुई है। भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भगवती पूजा के दौरान लेजर शो दिखाया गया और वो लेजर शो हम आपको सुबह सुबह दिखा रहे हैं। ये केरल के पलक्कड़ की तस्वीरें हैं। भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है, आतिशबाजी की है और इसे देखने के लिए वहाँ पर हजार लोग इकट्ठा हुए थे इस शानदार आतिशबाजी और ड्रोन शो को देखने के लिए, लेजर शो को देखने के लिए, बल्कि यहाँ पर हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। भगवती पूजा के दौरान ये लेजर शो किया गया है। ये लेजर से आकृति को उकेरा गया है जो आप देख रहे थे, और ये देखिए, ये लेजर से इस आकृति को दिखाने की कोशिश की गई है। अगर आप अयोध्या गए होंगे तो वहां भी लेजर शो के जरिए पूरी रामायण दिखाई जाती है और वो मन को मोह लेने वाली होती है। और केरल के पलक्कड़ में आप देखिए किस तरह का भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और वहां एक बड़ा लेजर शो किया गया। चैत्र नवरात्रि का आज 7वां दिन है और आज मां काल रात्रि की पूजा अर्चना हो रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। रायपुर के काली माता मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि आज मां काल रात्रि की पूजा हो रही है। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन आज मां काल रात्रि की पूजा हो रही है और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं रायपुर और दूसरे शहरों की भी। भोपाल से हमारे साथ दुष्यंत पाराशर जुड़े हुए हैं। ये भोपाल की माता मंदिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्राची पांडे इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़ी हुई हैं। ये काली मंदिर से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले प्राची, मैं आपके पास ही आऊँगा, चूँकि आज काल रात्रि माँ की पूजा भी हो रही है, 7वां दिन है नवरात्र का। तो जहाँ पर आप मौजूद हैं, इस मंदिर की क्या मान्यता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। आपको बता दें कि इस वक्त हम राजधानी रायपुर के मुख्य तिराहे पर मौजूद महाकाली मंदिर में मौजूद हैं और इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कैसे मां काली का आज दिव्य श्रृंगार यहाँ पर किया गया है। कुछ दिन पहले ही माता रानी के यहाँ पर सुंदर श्रृंगार के लिए पर्दा ढका गया था। उसके बाद अलग अलग भक्तों द्वारा लाई गई जो वस्त्र हैं उन्हें माँ काली को पहनाया गया है और अब जो माँ का जो स्वरूप है बिल्कुल ही सुंदर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जितना सुंदर ये मंदिर है उतनी ही सुंदर यहाँ से जो आए भक्त है उनकी इस मंदिर के प्रति आस्था है। और आपको बता दें कि सुबह से ही यहाँ पर लगातार भक्तों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। लगातार भक्त आ रहे हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने की यहाँ पर कामना कर रहे हैं। आप इस वक्त भी देख सकते हैं लगातार भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, हाथों में फल नारियल लिए हुए हैं और माता रानी से अपनी मनोकामना पूर्ण होने की यहाँ पर कामना कर रहे हैं। आपको हम बता दें कि आज नवरात्रि के 7वें दिन माँ महाकाली यानी कि काल रात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। जैसा कि माँ महाकाली का नाम है काल रात्रि, आज उनका ही स्वरूप वैसा ही है, बिल्कुल काला। और माना जाता है कि
कि इनका जो स्वरूप है काला रंग, वो जो भक्त हैं उन्हें बुरी शक्तियों से बचाता है और बिल्कुल, यानी भक्तों को बुरी शक्तियों से बचाता है। और प्राची ने काली माता के दर्शन कराए। बहुत धन्यवाद प्राची, लेकिन स्क्रीन पर आप बनी रहिएगा। दुष्यंत पाराशर इस वक्त हमारे साथ भोपाल से हैं, माता मंदिर के बाहर मौजूद है। दुष्यंत, इस मंदिर की मान्यता के बारे में हमारे दर्शकों को अवगत कराइए। आप बिल्कुल देखिए, राजधानी भोपाल का अति प्राचीन ये मंदिर जो है वो बताया जाता है, और जिस तरीके से दशकों से लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, माता काली के दर्शन करते हैं। और जिस तरीके से आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है और 7वें दिन में माता कालरात्रि की पूजा हो रही है, तो ऐसे में पूजा का विधान क्या है, पूजा किस तरीके से की जानी चाहिए और लाभ लोगों को कैसे हो, उनकी मान्यता कैसे पूरी हो, इसको लेकर हम बात कर लेते हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी से। पंडित जी, क्या किस तरीके से देखें, आज 7वें दिन की पूजा हो रही है और भक्तों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस पूजा में? आज नवरात्र पर्व का 7वीं तिथि है। आज माँ कालरात्रि की पूजन की जाती है। आज के दिन कुमारी कन्याओं की पूजन विशेष रूप से फलदायी कही गई है, और जो हम व्रत रखते हैं और कुमारी कन्याओं का पूजन करते हैं तो हमारे को हमारी पूजन का फल प्राप्त होता है। साथ ही जीवन के दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से मुक्ति मिलती है और पाप, ताप, संताप सब समाप्त हो जाते हैं। माँ जगदम्बे की पूजा विविध रूप से की जाती है। कोई जप करता है, कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, कोई अनुष्ठान कराता है, कोई उनका अभिषेक करता है। तो प्रातःकाल से ही लोग जल लेकर आते हैं, माँ को अर्पण जल चढ़ाते हैं, स्नान कराते हैं, चुनरी, नारियल, वस्त्र, फूल, फल इत्यादि से माँ जगदम्बे की उपासना करते हैं। केले का फल आज विशेष रूप से फलदायी है, केले का भोग लगाना चाहिए। साथ ही कुंवारी कन्याओं को हलवा पूड़ी का खिलाकर उनको जिवाना बहुत धन्यवाद दुष्यंत, आप इनसे बातचीत कंटिन्यू रखिए। आपका धन्यवाद। तो आज 7वां दिन है चैत्र नवरात्रि का। इस मौके पर माँ कालरात्रि की पूजा हो रही है और आगे 7 की बड़ी बात के बाद आप देखिए हमर बानी हमर गोठ।